नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस ब्लूप्रिंट की जो राजस्थान के शहरों को चलाता है। मतलब वो नियम जो ये तय करता है कि किसी शहर की नगरपालिका या म्यूनिसिपैलिटी आखिर बनेगी कैसे और शहर का पूरा मैनेजमेंट कैसे होगा। कभी ये सोचा है कि शहर में जो सड़कें बनती हैं, जो पार्क्स हैं या जो पानी की सप्लाई है, इन सब पर आखिरी फैसला लेता कौन है? बस इसी सवाल का जवाब आज हमें ढूंढना है। तो देखिए, इसका जवाब हमें मिलता है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 में। जी हाँ, सेक्शन 6। यही वो कानून है, वो रूल है जो तय करता है कि हमारी नगर पालिका का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से एक नगर पालिका बनती किन लोगों से है? कौन होते हैं इसके मेंबर्स? और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही तरह के लोग होते हैं। नहीं, कानून कहता है कि नगर पालिका की जो टीम होती है ना, उसमें 3 अलग अलग तरह के सदस्य होते हैं और ये सब मिलकर शहर के लिए काम करते हैं। तो सवाल ये है कि ये 3 तरह के सदस्य आखिर हैं कौन? चलिए एक एक करके इन तीनों कैटेगरीज को समझते हैं। तो ये है वो 3 पिलर्स। सबसे पहले निर्वाचित सदस्य, यानी वो लोग जिन्हें जनता सीधे चुनती है। दूसरे हैं पदेन सदस्य, जो अपने पद की वजह से ऑटोमेटिकली टीम का हिस्सा बन जाते हैं। और तीसरे हैं मनोनीत सदस्य, जिन्हें किसी खास नॉलेज या एक्सपीरियंस के लिए टीम में लाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं निर्वाचित सदस्यों की। ये नगर पालिका की असली बुनियाद हैं। ये वही पार्षद हैं जिन्हें हम सब लोकल इलेक्शन में अपने अपने वार्ड से सीधे वोट देकर चुनते हैं। अब कुल कितनी सीटें होंगी ये तो राज्य सरकार तय करती है, पर एक बात पक्की है, ये संख्या कम से कम 13 तो होनी ही चाहिए। अब आती है दूसरी कैटेगरी जो थोड़ी अलग है, पदेन सदस्य। पदेन का मतलब ही है पद के कारण, यानी ये लोग कोई नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि उस इलाके के जो एमएलए या एमपी होते हैं ना, वो अपने पद की वजह से ही इसके सदस्य बन जाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि स्टेट और सेंटर लेवल का एक्सपीरियंस सीधे शहर की मीटिंग्स तक पहुंचता है। और हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इनको मीटिंग्स में वोट देने का भी पूरा अधिकार होता है। और अब आते हैं तीसरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी पर, मनोनीत सदस्य। ये हैं एक्सपर्ट्स, वो लोग जिन्हें म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि टाउन प्लानिंग हो गया या साफ सफाई का मैनेजमेंट, इन चीज़ों का खास नॉलेज या एक्सपीरियंस होता है। राज्य सरकार इन्हें नॉमिनेट करती है ताकि इनके ज्ञान का फायदा शहर को मिल सके। इनकी संख्या भी लिमिटेड रखी गई है, या तो 3 लोग या फिर जितने भी चुने हुए सदस्य हैं उनका 10%, इन दोनों में से जो भी कम हो। यहाँ एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, जहाँ एक तरफ एमएलए और एमपी को वोट देने का अधिकार है, वहीं इन मनोनीत एक्सपर्ट्स को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? भाई ये इसलिए है ताकि फैसला लेने की आखिरी पावर हमेशा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में ही रहे। एक्सपर्ट सलाह जरूर दे सकते हैं, पर फाइनल डिसीजन जनता के नुमाइंदे ही लेंगे। यही तो डेमोक्रेसी है। देखिए, कोई भी टीम तभी अच्छी बनती है जब उसमें हर तरह के लोग शामिल हों। तो अब देखते हैं कि ये कानून कैसे पक्का करता है कि नगर पालिका में समाज के हर वर्ग की आवाज पहुंचे। और इसका तरीका है रिजर्वेशन, यानी आरक्षण। तो ये रिजर्वेशन काम कैसे करता है? नियम बिल्कुल साफ है। एससी और एसटी कम्युनिटीज के लिए सीटें उनकी आबादी के अनुपात में, मतलब पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिजर्व होती हैं। फिर आते हैं पिछड़े वर्ग, यानी ओबीसी। उनके लिए भी आबादी के हिसाब से आरक्षण है, पर यहाँ एक कैप लगा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 21%। और एक बहुत खास नियम ये भी है कि अगर किसी इलाके में एससी एसटी की आबादी 70% से कम है, तो वहाँ ओबीसी के लिए कम से कम 1 सीट तो रिजर्व होगी ही होगी। ये नंबर याद रखने वाला है, 21%। ये ओबीसी रिजर्वेशन की मैक्सिमम लिमिट है। इससे एक बैलेंस बनाने में मदद मिलती है। और अब बात करते हैं एक बहुत ही बड़े और प्रोग्रेसिव कदम की, जेंडर इक्वालिटी। कुल सीटों में से 50%, जी हाँ, ठीक आधी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो 50% वुमेन रिजर्वेशन है, ये सिर्फ जनरल सीटों पर नहीं है। ये एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो रिजर्व्ड सीटें हैं, उनके अंदर भी लागू होता है। मतलब अगर किसी कम्युनिटी के लिए 10 सीटें रिजर्व्ड हैं, तो उनमें से 5 पर उसी कम्युनिटी की महिला सदस्य को चुना जाएगा। इसे कहते हैं इंक्लूजन विद इन इंक्लूजन। तो अब सवाल ये है कि क्या ये जो पूरा स्ट्रक्चर है,
ये हमेशा एक जैसा रहता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, शहर तो बढ़ते हैं, आबादी भी बदलती है और उसी के साथ नगर पालिका की बनावट को भी बदलना पड़ता है। और इसका प्रोसेस भी बहुत सीधा साधा है। हर 10 साल में जब जनगणना यानी सेंसस होता है और पॉपुलेशन का नया डेटा आता है, तो उसके बेसिस पर सब कुछ फिर से तय होता है। वार्डों की संख्या, सीटों की टोटल गिनती और रिजर्वेशन का पूरा कैलकुलेशन, सब कुछ नए आंकड़ों के हिसाब से अपडेट किया जाता है। तो ठीक है, हमने ये सारे नियम तो समझ लिए, पर असली सवाल तो ये है कि आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट, ये सेक्शन 6 आखिर किसी शहर के लिए इतने मायने क्यों रखता है? तो अगर हम इसे समराइज करें तो ये सेक्शन 16 बहुत जरूरी काम करता है। पहला, ये एक बैलेंस्ड टीम बनाता है जिसमें जनता की आवाज भी है, बड़े लेवल का एक्सपीरियंस भी है और एक्सपर्ट्स की सलाह भी। दूसरा, ये रिजर्वेशन के जरिए पक्का करता है कि समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूट जाए, सबको मौका मिले। और तीसरा, ये सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाता है ताकि शहर की ग्रोथ के साथ साथ ये भी बदल सके और हमेशा रेलेवेंट बना रहे। तो अब जब हमने ये पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया है, एक सवाल तो दिमाग में आता ही है कि ये सभी सदस्य, चाहे वो चुने हुए हों, पदेन हों या मनोनीत, ये अपनी पोस्ट पर कब तक रहते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है। खैर, ये भी एक दिलचस्प कहानी है जिसकी बात हम करेंगे